वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अपक्रिया के प्रकार से बनाया जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। वीडियो को पूरा देखें, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम अगला पार्ट 2 से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी बात अवश्य समझ में आएगी और ये पूरा पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। पहले संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया या इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं इन इंग्लिश। फिर वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में क्या है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर यहाँ थोड़ा ऊष्मा के आधार पे हम आपको बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये दो अपक्रियाएं बताएंगे। फिर गति के आधार पे आपको हम बताएंगे कि गति के आधार पर या वेग के आधार पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। इस टाइप से हम आपको पूरी बात इसमें बताएंगे। 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो संयोजन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। ध्यान से देखें उदाहरण। अगर एक चीज़ तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एरो के बाएं साइड ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के जो दाईं ओर होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी इसको रिएक्टेंट यानी अभिकारक और इसको उत्पाद कहते हैं। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे देखें तो ये अभिकारक पदार्थ 1 2 हैं और उत्पाद केवल 1 है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। इसी तरीके से हम आपको 2 से अधिक वाले में भी समझा देते हैं। जैसे ए बी सी 3 हो अभिकारक तो एक उत्पाद बने ABC, तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। उदाहरण ध्यान से समझते हैं। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये सभी गैसियस इस फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझें कि यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए यह भी किसका उदाहरण है? एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। बाकी उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। आते हैं दूसरा, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसको ध्यान से अगर आप समझें या देखें तो क्या दिखाई पड़ता है कि ये संयोजन की बिल्कुल विपरीत है। तो संयोजन में क्या होता था कि ए और बी मिल करके AB बना रहे थे। अब यहाँ AB टूट करके A और B बना रहा है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसी प्रकार ABC है, ये टूट कर A+B+C बनाता है। और उसी रिएक्शन को अगर हम पलट दें तो 2NH3 यानी अमोनिया जो बना वो N2 और H2 से बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। तो ये अपक्रिया किसकी क्या कहलाएगी? वियोजन अपक्रिया। यहाँ पे आप ध्यान समझें, अन्य उदाहरण भी आप करके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। इसको सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इन इंग्लिश। तो ऐसी अपक्रिया
जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिकों से पृथक कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो ध्यान से समझें कि विस्थापन, अब विस्थापन को हमने आपको यहाँ दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। ध्यान से समझें तो यहाँ पर ये देखें कि ए और प्लस बी सी, अब ये जो है ये अगर ज़्यादा क्रियाशील है, इसके बारे में अभी हम आगे बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से होता है। तो ए जब ज़्यादा क्रियाशील होगा तो इस बी को हटा देगा और स्वयं बी को हटाने के बाद ए सी से क्रिया कर लेगा, तो ए सी बना लेगा और बी को मुक्त कर देगा। इसी प्रकार से ऐसे भी ना हो करके ये इस प्रकार से भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि बी सी आगे लिखा हो और ए पीछे लिखा हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सेम वही अपक्रिया होगी, यानी ये इसको हटा देगा और यानी बी मुक्त हो जाएगा और बना लेगा ए सी। तो ये बात आप बहुत ध्यान समझें, इसको अगले उदाहरण में समझते हैं। हम ये दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। Fe और Cu, Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक बात आपको दिखाई पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पे आपको अभी अगली स्लाइड में हम आपको दे देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आपको याद रखनी होगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो याद रखें। अगली स्लाइड में हमने छोटी सी इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी रखी है, उसको आप जरूर याद कर लें। उसी से ये बनता है। तो उसमें होता क्या है कि जो ऊपर की, अभी इसको हम आगे समझा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए कि Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा क्रियाशील है, किससे? Cu से। तो ये Cu को क्या करेगा? हटा देगा। तो Cu को हटा देगा यानी Cu मुक्त हो गया और बचा क्या? तो ये FeSO4 से क्रिया कर लेगा यानी बना लेगा FeSO4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये Cu का क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। ये एक यौगिक था, उसमें से एक तत्व का क्या हो गया? प्रतिस्थापन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। तो ये डिपेंड करती है किस पर? ये मुख्य रूप से डिपेंड करती है, इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की जरूरत पड़ेगी। ये हम आपको पहले ही अभी बताए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है, ये बात बहुत ध्यान समझें कि यहाँ हमने ये बात बताई है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे धातु जाने पर ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देता है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें, फिर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान समझें कि ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको ध्यान से देखें तो हम आपके लिए थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो ये है, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख कि यहाँ पे क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरीके से ये पूरी सारणी है जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे ये अगर ऊपर ये थोड़ा सा कट रहा है तो ये याद रखिए कि पहला तत्व तो इसमें क्या है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर क्या है? कैल्शियम यानी Ca। इतना इस याद रखिए और इसको याद रख लीजिए। तो सबसे क्रियाशील कौन है? यहाँ पे ये ऊपर वाली है सबसे ज़्यादा क्रियाशील। और इधर हम आएंगे देखेंगे तो Au जो है यानी सोना, ये सबसे कम क्रियाशील है। इसीलिए आप लोग जानते हैं, पूछा जाता है कि सोने चांदी के ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं?
क्योंकि ये बहुत ही कम, या इनको हम नेग्लेक्जिबल कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव होते ही नहीं हैं, इसीलिए आभूषण सोने और चांदी के बनाए जाते हैं कि ये जल्दी खराब नहीं होते, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे तो ये खराब नहीं होंगे, तो इसी कारण से आभूषण। तो अगली अपक्रिया है द्विविस्थापन या आयनिक अपक्रिया। ये अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी के साथ हम आपको एक बात और बता दें जो इसी वर्ष पूछा गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो हमने जो उदाहरण लिया उसी से हम आपको उदासीनीकरण भी समझा देंगे। तो अब पहले यह बात समझाते हैं कि द्विविस्थापन क्या होती है। द्विविस्थापन वह अपक्रिया होती है जिसमें अब यहाँ ए क्या होगा पॉजिटिव, बी क्या होगा निगेटिव, सी क्या होगा पॉजिटिव, डी क्या होगा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्रिया करेगा, इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव से क्रिया करेगा। बस इसी चीज़ को कहते हैं कि आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ देखिए ए क्या करेगा सी से क्रिया करेगा, सॉरी ए क्या करेगा डी से क्रिया करेगा। तो ए डी से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या ए डी, और बी क्या करेगा सी से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या बी सी। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखने, तमाम उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, इसी के माध्यम से समझिए और साथ में भी समझा देंगे आपको हम उदासीनीकरण। तो यहाँ पे ध्यान समझें कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। बहुत ध्यान समझें कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और वही उदाहरण ले रहे हैं हम जिससे द्विविस्थापन और उदासीनीकरण दोनों बात आपको समझा दें। ध्यान से समझिए कि HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात देखें तो HCl एक क्या है अम्ल है, NaOH क्या है एक क्षार है। ये क्रिया करेंगे, अब H पॉजिटिव होगा Cl निगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा OH निगेटिव होगा। तो ये जो क्रिया करेगा NaCl से करेगा और HOH से क्रिया करेगा। तो HOH से क्रिया करके H2O बनाएगा और NaCl Na और Cl से क्रिया करके NaCl बनाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से आप याद रखें कि बना क्या, ये NaCl लवण बना और H2O क्या बना जल बना। तो ये एक उदाहरण हो गया उदासीनीकरण का, दूसरा उदाहरण हो गया द्विविस्थापन का। तो ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, इनको आप आसानी से समझें और उदाहरण करें। यहाँ हमने आगे उदाहरण दिया है, इस दूसरे उदाहरण को भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ Ag पॉजिटिव है, Cl से क्रिया करेगा निगेटिव है, NaNO3 Ag Cl से क्रिया करेगा, NaNO3 से क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से ये निर्माण होगा। इसी तरीके से यहाँ पे NH4 OH से क्रिया करेगा और KCl से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ध्यान से नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पुनः देख लें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीकरण एवं इसको उपचयन भी कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया जिसको मिला करके हम क्या कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो इस
ये अपक्रिया क्या होती है, इसको अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में कमी हो या क्या हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग ना हो या इलेक्ट्रॉनों का कम होना हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ये बात अच्छी तरीके से आप लोग याद रखें। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ध्यान से देखें कि MgO से क्रिया कर रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो Mg क्या कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीकरण है। Cu 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है। अगली कक्षाओं में आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से देखें तो Fe 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है, यानी Fe की अगर हम बात करें यहाँ, तो Fe के पास 26 थे, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 26 में से 2 गए, बचा कितना, 24 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है, 26 था और 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बचा कितना, 23। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, ये भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब ये बात आसानी से समझ जाएंगे। परिभाषा पढ़ लीजिए, अपचयन की ठीक उल्टी परिभाषा हो जाएगी। इसी तरीके से परिभाषा में आप देख सकते हैं कि अपचयन क्या होती है, रिडक्शन, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का बढ़ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा आप। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं। ये बात अच्छी तरीके से आप याद रखें। इसके भी उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण ठीक इस तरीके से इसमें देख रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए भी अपचयन होगा। तो इस तरीके से दोनों अपक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स, यानी वह अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया। तो यहाँ पे ध्यान समझें कि ये रिडॉक्स अपक्रिया। अब ध्यान से समझें उदाहरण, तो यहाँ अगर देखेंगे तो जिंक यहाँ 0 था, यहाँ क्या हो गया 2, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। और Cu यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ पे एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। या यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई, इसलिए यहाँ पे अपचयन। तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे इसको समझ सकते हैं। अगला ऊष्माक्षेपी, और ये ऊर्जा के आधार पर 2 प्रकार हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी पिछले वर्ष पूछी गई हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, वह अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मतलब ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी है। ये बात अच्छी तरीके से आप याद रखें। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकले तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। और
जैसे इसके उदाहरण प्राकृतिक गैस है, जलेगी तो उसमें ऊष्मा निकलेगी। और इसी तरीके से अगर कोई भी कार्बनिक गैस जलेगी तो उसमें भी ऊर्जा निकलेगी। ये सभी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। इसी तरीके से ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया होने या कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये N2 + O2 2A2, ये क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। इसके बाद बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया वह होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया वह होती है जो कुछ इस तरीके का साइन लगा होता है, तो इसको उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसको साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिससे अभिकारक से उत्पाद और पुनः उसी उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उसके बाद अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ठीक इसी की उल्टी होती है। उसको भी आप इसी से समझ सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, कि जिसमें एक साइड ही बने। जैसे ये अपक्रिया थी, तो यहाँ पे आप अभी उदाहरण दिए, तो ये एक ही बार हो सकती है, तो ये केवल एक साइड ही हो सकती है, जलने के बाद पुनः वो नहीं प्राप्त हो सकती। तो ऐसी सारी अपक्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो ये इसी तरीके से इसमें आप याद रखें, दो बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। संक्षारण, धातुओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जिसमें प्रमुख है जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत बनना, और उसके बाद अगर तांबा है तो यहाँ थोड़ा सा तांबा के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संक्षारण के उदाहरण होंगे। इन धातुओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण। दूसरी होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि अगर हम खाद्य पदार्थों के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो ऐसे आप देखे होंगे कि ब्रेड को कई दिन रख देते हैं तो उसमें फंजाई उत्पन्न हो जाते हैं और उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इसी के साथ ये पूरा पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत,